हेलो, नमस्कार। मैं हूं अजीत कुमार झा, एडिटर इन चीफ पावर पिक्सार चैनल। और हम दोबारा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे आज एक फोकस्ड, उनके स्पीचेस पर फोकस करके एक अपना वीडियो बना रहे हैं। और आइडिया ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरह आज देश में वैसा ओरेटर, वैसा स्पीकर कोई भी नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरेटर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उनका एक खासियत क्या है कि जो बोलते तो बहुत ही अच्छा है, आवाज में बुलंदी है, हिंदी पे गजब पकड़ है। और सबसे बड़ा उनके साथ जो है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन में कनेक्ट फैक्टर। ऑडियंस के साथ वो जुड़ जाते हैं और उसका एक वो मंत्र जानते हैं, वो ये है कि जहां भी जाते हैं वहां उसके लोकल भाषा के साथ जो है अपना भाषण शुरू करते हैं। जब दरभंगा में स्पीच दिए तो 3 लाइन 4 लाइन मैथिली में, यदि तमिलनाडु में जाते हैं तो 2-3 लाइन तमिल में, बंगाल में जाते हैं तो 2-3 लाइन बंगला में, उड़ीसा में गए तो 2-3 लाइन उड़िया में। और साथ ही साथ लोकल हीरोज के बारे में हमेशा चर्चा करेंगे। तो ये जो है उनकी खासियत है। ऑडियंस उनके साथ बीच बीच में जब वो कुछ बोलते हैं तो ऑडियंस रिपीट करता है। ये जो है, क्योंकि वो बचपन में बहुत अच्छे थिएटर एक्टर थे, तो ये उनकी खासियत है। पर आज हम खासियत के बारे में मोदी जी का उसलिए ये प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं करीब 100 स्पीच मोदी जी का हमने करीब कहिए तो जब से ये कैंपेन चालू हुआ है और मार्च से लेके और अभी तक का करीब 100 स्पीच का हमने कंटेंट एनालिसिस किया। और उस पर हमने टेकअवेज दे रहे हैं कि क्या बदला है, क्या रहा है, उससे क्या फायदा होता है, क्या उससे नुकसान होता है। तो पहला चीज कि यदि करीब अप्रैल 6 रखा जाए मिड पॉइंट, अप्रैल 6 के पहले और मार्च के शुरुआत से यदि आप मोदी जी का स्पीचेस देखें तो फोकस है विकसित भारत, उसके बाद डेवलपमेंट, उनके जो सारे प्राइम मिनिस्टर के वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला स्कीम, जितने सारे। और बाय द वे पिछले 10 साल में तो काफी इनिशिएटिव्स मोदी गवर्नमेंट ने लिया। वो साथ ही साथ करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल, उसके साथ और भी कुछ खाने का सामान। तो वो जो है एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एसेट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, गरीबों के साथ कनेक्ट करने का। तो उस पर उन्होंने फोकस किया। और उसके अलावा उन्होंने फोकस किया ऑन अयोध्या में स्पेशली प्राण प्रतिष्ठा, आर्टिकल 370 और बाकी जो अचीवमेंट्स है मोदी गवर्नमेंट का, G20 वगैरह वगैरह। करीब मिड अप्रैल में, पर्टिकुलरली 26 अप्रैल बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे थे राजस्थान में, और गजब का शिफ्ट आया। एक तरह से फोकस जो है बदल गया। उन्होंने पहली बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकला था, तो मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग के लिए बना है। पहली बार ये जो है एक शिफ्ट, इसे कह सकते हैं पॉजिटिव कैंपेन से नेगेटिव कैंपेन की ओर। इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा पहले ही शुरू हुआ। अजमेर में अप्रैल 6 में भी वो कुछ अटैक करना शुरू कर दिए थे कांग्रेस पर, क्योंकि इंडिया ब्लॉक जो है वो उनका मेन राइवल है। तो इस पीरियड से जो स्पीचेस आप देखिएगा, पर्टिकुलरली 26 अप्रैल के बाद, उस सारे स्पीचेस जो हैं उसका मेन फोकस, ये मैं नहीं कहता हूं कि उसमें वो डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, पर जो फोकस है स्पीच का वो नेगेटिव कैंपेन की ओर।
क्यों, और उसमें कुछ उसमें घुसपैठियों के बारे में बांसवाड़ा स्पीच में उन्होंने बात किया। बाद में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र लेके चला जाएगा। उसके बाद और भी नेगेटिव कैंपेन और भी बढ़ा। उसमें बीच में जो है उसमें अटैक शुरू हो गया मछली पे, तो मीट पे, और उसके बाद और आगे बढ़े, और वो उनका जो कह सकते हैं कि सबसे जो लोग बात करते हैं जिस स्पीच के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी कांग्रेस को टेम्पो में करोड़ करोड़ पैसा दे रहे हैं, वो जो है सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है सोशल मीडिया में भी और बाकी मीडिया में भी, कि वहां पे मोदी जी शायद लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिए। तो ये जो है पहला, मैंने कहा कि फोकस पॉजिटिव कैंपेन अपने अचीवमेंट्स पर, पिछले 5 साल का, पिछले 10 साल का, और पहले स्पीचेस वो था, उसमें अयोध्या, आर्टिकल 370 वगैरह वगैरह, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल शिफ्ट हुआ। उसका क्या कारण है इस शिफ्ट का? इसके 2 मेन कारण हैं। एक, जब फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ तो मतदान की संख्या जो है वो करीब इसी के रिपोर्ट के अनुसार 10 से 12% नीचे घट गया। तो पूरा बीजेपी कैंप में एक तरह से कहेंगे डिस्पेयर हो गया कि भाई क्या बात है, 2019 में 70% मतदान हुआ, और उसके बाद जो फर्स्ट फेज का शुरू में जो बीसी ने रिपोर्ट किया वो करीब करीब 60% एवरेज, और बिहार और यूपी के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 46%, मतलब गजब गिरावट आया मतदान में, टर्नआउट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो उससे जो है लगा कि फर्स्ट काम करना है कि टर्नआउट को बढ़ाना है। अब टर्नआउट को कैसे बढ़ाएंगे? तो दुनिया भर में, अमेरिका में, यूरोप में जहां इलेक्शन हुआ है, जब टर्नआउट गिरने लगता है और रूलिंग पार्टी या कभी कभी ऑपोजिशन को लगता है कि उनके कोर वोटर्स जो हैं वो टर्नआउट में नहीं जा रहे हैं, तो फिर वो नेगेटिव कैंपेन शुरू करते हैं। नेगेटिव कैंपेन यूजुअली किया जाता है टर्नआउट को बढ़ाने के लिए, अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करने के लिए। तो बीजेपी का कौन सपोर्टर्स है, कौन वोटर्स हैं? वैसे तो चारों तरफ देखें 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से आधा जो है करीब करीब वोटर्स हैं। तो वोटर्स का तो मतलब एक तरह से यदि क्लासिफिकेशन करें, मॉर्फोलॉजी करें, तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो मैं कहता हूं एक सिंपल फॉर्मूला लेते हैं। 4 तरह का वोटर होता है बीजेपी का। एक जो हिंदुत्व वोटर है, जिसके बारे में हमने बात किया ऑलरेडी, जो राम मंदिर के इशू को लेकर या और भी जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू भारत के इतिहास का, सनातन धर्म, तो वो वोटर्स हैं बीजेपी के, जो कोर वोटर्स हैं, जो अयोध्या मूवमेंट में जब से बीजेपी का एक तरह से कहिएगा कि प्रोफाइल बदला, एक वेरी पॉपुलर मूवमेंट उत्तर प्रदेश में, मैं तो कहूंगा इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पॉपुलर मूवमेंट उत्तर प्रदेश में अयोध्या मूवमेंट रहा, राम जन्मभूमि मूवमेंट पूरे देश में, पर उत्तर प्रदेश में वो सेंटर रहा। तो और उसी कारण उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश एक तरह से बीजेपी का पॉकेट बोरो बन गया है। पिछले दोनों बार असेंबली चुनाव उन्होंने जीता है वहां से। लोकसभा चुनाव में 80 सीट में 2014 में करीब 72 सीट, 71-72 सीट जीते। 2019 में भी 64 सीट अपना दल के साथ जीते, 62 सीट उसमें से बीजेपी का था। तो उत्तर प्रदेश गुजरात के तरह उत्तर प्रदेश उनका पॉकेट बोरो बन गया। तो टारगेट तो 4 तरह के वोटर्स, तो पहला हिंदुत्व वोटर्स, दूसरा जो है मैं कहूंगा नेशनलिस्ट वोटर्स, या कह सकते हैं हाइपर नेशनलिस्ट, जो बीजेपी का नेशनलिज्म जिस तरह से जो कांग्रेस के नेशनलिज्म से अलग है, महात्मा गांधी नेहरू के नेशनलिज्म से अलग है, तो उसमें सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय और नेशनलिस्ट फेज में जो आरएसएस का रोल रहा, तो वो जो है उनका जो हाइपर नेशनलिज्म की जो वो बात करते हैं वो वोटर्स।
तीसरा वोटर्स लाभार्थी वोटर्स, जो गरीब लोग हैं, जिनको ये सारे प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना और बाकी योजना जो सरकार बार बार उनके लिए जो मोदी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिया, वो लोग इस पर नहीं वोट देंगे कि राम मंदिर और बाकी चीज। उनको यदि आप खाना पहुंचा देंगे, उनका सर्वाइवल यदि हो जाएगा, तो वो रूलिंग पार्टी को वोट देंगे। तो वो वोटर्स, और फाइनली कह सकते हैं फ्लोटिंग वोटर्स। तो मेरा कहना है कि पहला जो फेज था प्राइम मिनिस्टर का, वो जो शुरू में जो स्पीचेस कर रहे थे, वो लाभार्थी वोटर्स, डेवलपमेंट फोकस था। और जो बाद का वोटर्स, क्योंकि टर्नआउट गिरा, तो उसमें जो है उन्होंने अपील किया हिंदुत्व का, जो कोर वोटर्स है, जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वगैरह, जिसको लिबरल्स कहते हैं, एक्सट्रीम वोटर्स बीजेपी का। तो उनको जो है उन्होंने एक तरह से इंस्पायर किया ताकि मोबिलाइज हो वो वोटर्स, और उसका असर पड़ा है। आप देखेंगे कि तीसरे चरण से जो है मतदान बढ़ने लगा, वो जो है एक तरह से 2019 के तरफ वो बढ़ने लगा। दूसरा एक फाइनल फैक्टर, मेन कारण था प्राइम मिनिस्टर का नेगेटिव कैंपेन का। पहला जो मैंने कहा टर्नआउट बढ़ाने के लिए, और दूसरा पहले वो अपने एजेंडा पे फोकस कर रहे थे, बीजेपी का एजेंडा। उस सेकेंड फेज में वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे कांग्रेस का एजेंडा, इंडिया ब्लॉक का एजेंडा। और इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस का जो उनको लगा कि सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो प्रधानमंत्री को लगा, वो है कास्ट सर्वे, मंडल, और दूसरा वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, गरीब और धनिक के बीच वर्ग संघर्ष। राहुल गांधी का जो इस बार 2 चेंजेस आया है 2014-2019 से, एक वो कास्ट को लेकर एक बहुत बड़ा एजेंडा खड़ा कर दिए। कांग्रेस का अपना अंडरस्टैंडिंग है कि मंडल ही कमंडल के एजेंडा को तोड़ सकता है। तो कास्ट सर्वे कराइए, और जिसकी जितनी साझेदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। ये जो स्लोगन है, एक जमाने में राम मनोहर लोहिया और सोशलिस्ट पार्टी देता था, तो उसको जो ये टेक ओवर किए हैं। और दूसरा क्लास रीडिस्ट्रीब्यूशन, गरीब और धनिक के बीच जो गैप है, उसको कैसे पाटेंगे, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करके। इस पर जो है प्रधानमंत्री का अटैक शुरू हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि ये कम्युनिस्ट के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं राहुल गांधी, उनके जो जितने एडवाइजर हैं कम्युनिस्ट हैं। और उससे भी ज्यादा उनका कहना था कि ये जो अटेम्प्ट है, कॉन्स्पिरेसी है कांग्रेस का, कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी वोटर का जो रिजर्वेशन है, जो कोटा है, उसको निकाल के वो मुस्लिम्स को दे देंगे, और मुसलमान के नाम पर जो है ये रिजर्वेशन लाएंगे। अब ये टेक्निकली एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन जो है वो रिलीजन के नाम पर नहीं हो सकता है, वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्राइटेरिया पर ही होगा। बट प्राइम मिनिस्टर ने इसको उछाला, और इस पर जो है दोनों तरफ से नेगेटिव कैंपेन हुआ। यहां तक कि ईसी, इलेक्शन कमीशन को आज जो है एक फाइनल नोटिस देना पड़ा है कि दोनों साइड को, बीजेपी को भी कांग्रेस को भी, कि आपके जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो नेगेटिव कैंपेन कास्ट और रिलीजियस इश्यूज पे ना करें, नहीं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है। तो यही जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एनालिसिस है प्रधानमंत्री के स्पीचेस का। इसका क्या असर पड़ेगा ये तो जून 4 को फाइनली हम लोग देखेंगे। बट ये जरूर हुआ है कि मतदान का जो संख्या है वो बढ़ गया है। नेगेटिव कैंपेन का एक पॉजिटिव कह सकते हैं असर, और पर दूसरा ये हुआ है कि देश में फिशर्स एक तरह से कह सकते हैं बढ़ गया है, देश में डिविजन्स बढ़ गया है। वो गवर्नेंस के लिए यदि मोदी तीसरे बार प्रधानमंत्री बन के आएंगे तो वो जो है देश में डिविजन्स को लेकर ऐसा इश्यू बन जाएगा जो उनको गवर्नेंस में प्रॉब्लम होगा। तो पॉजिटिव कैंपेन करें दोनों साइड्स,
और उसके बेसिस पर मोदी जी चाहें तो हमारे अनुसार चुनाव फिर भी जीत सकते हैं। अब की बार 400 पार पहले कह रहे थे, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं। मोदी जी उसके बारे में कम बात करते हैं, क्योंकि यह भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि अब की बार 400 पार कहने के कारण जो है बीजेपी सपोर्टर्स वोट देने नहीं गए, ये सोच के कि भाई 400 सीट तो आ ही रहा है। बट 300 पार, 350 एनडीए के लिए ये जो है अचीवेबल देखने में लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।